आज हम कृषि के एक नए अध्याय के बारे में जानेंगे जिसका नाम है जल निकास। कृषि के अंतर्गत ये बहुत ही मुख्य अध्याय के रूप में आता है। तो जल निकास के बारे में हम विभिन्न चीजें आज जानेंगे, जैसे उसकी परिभाषा, जल निकास की आवश्यकताएं, जल निकास के उद्देश्य, जल निकास का महत्व एवं जल निकास की प्रणालियां। जैसे जल निकास आपको दिख रहा है, दो शब्दों के मिलकर बना है, पहला जल, दूसरा निकास। पहला बात करते हैं इसकी परिभाषा की, जो हम कृषि के रूप में जानेंगे। फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए खेत में उपस्थित अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालने की क्रिया ही जल निकास कहलाती है। तो यह कि फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए खेत में उपस्थित अतिरिक्त जल को खेत से कृत्रिम रूप से बाहर निकालने की क्रिया को ही जल निकास हम कहते हैं। अगर इसे हम और आसान सरल शब्दों में समझना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि बेकार फालतू पानी को खेत के बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसी साथ जानेंगे इसकी आवश्यकताएं, जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, जिसके मैंने छोटे छोटे एक हेडिंग बस दी है, जिसको मैं थोड़ा सा विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट आता है भूमि की भौतिक दशा में सुधार करना। खेत में लगातार पानी भरे रहने के कारण खेत पे किसी भी प्रकार की क्रियाएं, जैसे निराई गुड़ाई से लेकर जुताई वगैरह के काम हुए, मिट्टी भरूरी करना, किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से भूमि की दशा बिगड़ती है पानी भरे रहने के कारण। जब हम पानी निकाल देंगे तो हम आसानी से उसकी भौतिक दशा को सुधार सकते हैं, इसलिए आवश्यकता बढ़ती है। दूसरा, भूमि में वायु संचार बढ़ाने के लिए खेत में लगातार पानी भरे रहने के कारण जमीन में क्या होता है, वायु संचार मृदा पे नहीं हो पाता है, इसलिए जल निकास की आवश्यकता पड़ती है कि जल निकलेगा तब जाके मृदा के अंदर वायु का संचार हो पाएगा। अगला पॉइंट है फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए। तो बहुत ही कम फसल ऐसी हैं जो कि खेत में पानी भराव को आसानी से सह सकती हैं। बाकी हम बात कर रहे हैं तो अधिकतर फसलें ऐसी होती हैं जो अधिक पानी को सहन नहीं कर पाती हैं, इसलिए हमें उन फसलों को बचाने के लिए खेत से में उपस्थित अतिरिक्त पानी को खेत के बाहर निकालना पड़ेगा। चौथे पॉइंट की बात करता हूँ, भूमि को दलदली होने से रोकने के लिए। भूमि में एक समय तक लगातार पानी रखे रहने के कारण वह जगह दलदली हो जाती है, तो उससे बचाने के लिए हमें जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। भूमि को हानि का उचित तापक्रम बनाए रखने के लिए, मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया था यहाँ, उचित तापक्रम को बनाए रखने के लिए लगातार पानी भरे रहने के कारण भूमि का तापमान लगातार नीचे गिरते रहता है, जिस वजह से उसमें लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता भी घटती जाती है। तो उचित तापक्रम बनाए रखने के लिए हमें जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। हानिकारक लवण को एकत्र होने से रोकने के लिए, पानी के अधिक समय तक एक ही स्थान पर भराव के कारण उसमें हानिकारक लवण इकट्ठे हो जाते हैं। यह तो एक हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरा ये हमारी भूमि की भौतिक दशा को भी सुधारते हैं। लाभदायक जीवाणु क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए, हमारी मृदा में उपस्थित लाभदायक जीवाणु जो कि अवनाइट्रीकरण, जैसे वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जैसे कार्य को करते हैं और हमारी भूमि को फसल के लिए बहुत अच्छी बनाते हैं, तो अधिक जल होने के कारण उनकी क्रियाशीलता घट जाती है। अगर हम जल निकास उचित मात्रा में करते हैं तो उनकी क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। तो ये जो पॉइंट रहे, ये रहे जल निकास की आवश्यकताएं व उद्देश्य। इसके बाद हम आगे जानेंगे इसके महत्व के बारे में। महत्व, इसके हमने केवल 6 महत्व को ध्यान दिया है। तो सबसे पहले महत्व के बारे में जानते हैं। भूमि में वायु संचार बढ़ता है, जिसके कारण भूमि में बीजों का अंकुरण और जड़ों द्वारा खाद्य तत्वों का अवशोषण एवं पौधों में वृद्धि अच्छी होती है। तो वायु संचार बढ़ जाता है, जिस कारण क्या होगा, बीजों में अंकुरण अच्छा हो जाता है, जड़ों द्वारा पोषक तत्वों की प्राप्ति भी अच्छी से होती है, पौधे वृद्धि भी अच्छी तरीके से करते हैं। दूसरा, भूमि की भौतिक दशा सुधरती है और इस कारण उपज बढ़ती है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, मृदा का ताप सही बना रहता है, जिससे बीजों का अंकुरण शीघ्र व अच्छा होता है। बीजों के अंकुरण के लिए तापमान का सही होना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए जल निकास का कारण क्या हो जाता है कि ताप सही बना रहता है। चौथे पॉइंट की बात करता हूँ, मृदा संरचना में सुधार होता है। केवल उपयुक्त जल बचने से
हम जुताई जैसे आसानी से कृषि कार्य पूरे कर सकते हैं। क्या होगा कि मृदा संरचना सुधार होता है। क्या सुधार होगा कि जल जब निकल जाएगा, उपयुक्त जल बचेगा, तो जुताई जैसे कार्य हुए, निंदाई गुड़ाई हुई या बीज बोना हुआ, हमारा खाद डालना हुआ, ये सारे कृषि कार्य, जो भी कृषि कार्य हैं, हम आसानी से कर सकते हैं। भूमि दलदली होने से बच जाती है। ये कि लगातार पानी भरा रहेगा, हमने आवश्यकता में पड़ा तो भूमि दलदली हो जाएगी। तो जल निकास से क्या होता है, भूमि दलदली होने से बच जाती है। मृदा में लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इसके भी कारण सब आपस में मिलते जुलते वायु संचार बढ़ेगा, इसलिए भी उनकी क्रियाशीलता आसानी से बढ़ जाएगी। की प्रणालियां, उसका जल निकास की प्रणालियां। जल निकास में मुख्यतः 3 प्रणालियां होती हैं, जिनके बारे में मैंने लिख के तो नहीं पर एक चित्र के जरिए समझाने की कोशिश की है, क्योंकि चित्र जल्दी समझ में आ जाते हैं। तो जल निकास की पहले प्रणाली आती है प्राकृतिक प्रणाली। इसमें जो नालियां होती हैं वह खेतों के ढाल के अनुसार बनाई जाती हैं। जिस तरफ खेत की ढाल होती है उस तरफ वह नालियों की दिशा दी जाती है, पानी का बहाव उस साइड दिया जाता है। इसमें जहाँ पर ज्यादा ढाल होगी वहां पर मुख्य नाली तथा आजू बाजू जल भराव में छोटी छोटी सहायक नालियां को लाकर मुख्य नाली से जोड़ दिया जाता है। अर्थात प्राकृतिक ढाल के आधार पर जो नालियों का निर्माण किया जाए वह प्राकृतिक प्रणाली कहलाती है। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है हेरिंगबोन प्रणाली। इसमें खेत के बीचों बीच मुख्य नाली का निर्माण किया जाता है तथा उसमें खेत के बाजू की सहायक नालियां आकर मुख्य नालियों पे जुड़ती हैं और खेत की दिशा, नाली की मुंह की दिशा खेत के बाहर की ओर रखी जाती है। ये हो गई हेरिंगबोन प्रणाली। तीसरी आती है गिरी-डिरॉन प्रणाली। इसके अंतर्गत हम मुख्य नाली को खेत के किनारे मेड़ के पास निर्मित करते हैं तथा खेत के बीचों बीच सहायक नालियां बनाते हैं, जो कि आकर किनारे उपस्थित मुख्य नाली से आकर जुड़ती हैं। इस तरीके से अतिरिक्त जल खेत के बाहर चला जाता है। यही है जल निकास की 3 प्रणालियां। आगे जाके हम अगले पार्ट में, इसके जल निकास पार्ट 2 में जल निकास की विधियां एवं सिंचाई जल निकास के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।